आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मेरे महबूब एपिसोड 4। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी के लिए एक सवाल है। हमारी कहानी के हीरो युवराज सिंह राठौर, साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार सर के किस किसने कौन कौन सी फिल्म देखी है, उनमें से अपनी फेवरेट फिल्म बताइएगा ज़रूर। चलिए तो अपनी फिल्म कम कहानी मेरे महबूब शुरू करते हैं। श्रद्धा और उन दोनों बच्चों पर भरपूर नज़र डालकर युवराज ऊपर चले गए। श्रद्धा रात में उनके पोर्शन में आई। अब वो बाकायदा दरवाज़ा खटखटा कर ही अंदर आती थी, चाहे युवराज के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ ही क्यों ना हो। ये ट्रे में क्या कॉफ़ी लाई हो? कितनी कॉफ़ी पीती हो तुम श्रद्धा? इतनी कॉफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। युवराज ने श्रद्धा के हाथ में ट्रे देखकर कहा, जिसमें 2 मग रखे थे। ये कॉफ़ी नहीं है, ये पहाड़ों की गुड़ की कटकी वाली चाय है। मेरी कुक ने बनाई है आज। इनमें उसमें पहाड़ी जड़ी बूटियां भी डाली हैं, जिन्हें वो अपने साथ लाई थी। वो मुझसे बोली, मैम साहब आप बहुत थक जाती हो, इससे थकान उतर जाएगी और साथ में जड़ी बूटियां होने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो मैंने तुम्हारे लिए भी बनवा दी। पीकर देखो, बहुत अच्छी चाय है। वो चाय का एक मग युवराज को पकड़ाने गई, तब उसने देखा युवराज एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं। इजल स्टैंड पर एक कैनवास लगाकर उस पर पेंसिल से भी स्केच कर रहे हैं और पास में कलर रखे हैं। अरे वाह युवी, तुम पेंटिंग भी करते हो, कभी बताया नहीं तुमने। हाँ बस शौकिया तौर पर कर लेता हूँ कभी कभी। 2 पोर्ट्रेट इंदु के बनाए थे, जो उसने जाने के बाद पैक करके रख दिए। आज बरसों बाद मेरी इच्छा हुई पोर्ट्रेट बनाने की, तो बस बना रहा हूँ। युवराज ने पोर्ट्रेट को ढक दिया और चाय का मग उठा लिया। अभी इसमें क्या बना रहे हो तुम? जब ये लाइट और कलर इफेक्ट डालने के बाद कंप्लीट हो जाएगी तब तुमको दिखाऊंगा। वैसे चाय शानदार बनी है। एक घूंट पीते ही लगा कि दिन भर की सारी थकान उतर गई है। दिमाग एकदम फ्रेश हो गया है ना, इसीलिए मैं लाई थी, श्रद्धा ने लहराते और इतराते हुए कहा। उसकी इस मासूम हरकत पर युवराज मुस्कुराए बिना ना रह सके। रात में वो अपनी बालकनी में बैठी तारों भरा आसमान निहारती हुई कानों में ईयरबड्स लगाकर मोबाइल में गाने सुनने का आनंद उठा रही थी। बालकनी में उसे ठंड भी लग रही थी, तो उसने अपने आप को जैकेट से कवर कर रखा था। गाने सुनते हुए बीच में फ़ोन पर रिंग आई। उसने देखा तो आंखें बड़ी हो गई। ओह, ये तो फैशनेबल का फ़ोन आ रहा है। आज सूरज कहाँ से निकला था? उसने सोचते हुए फ़ोन उठाया। हेलो श्रद्धा बेटा। सुनकर वो कुर्सी से फिसल ही गई। जिंदगी में पहली बार अपनी सौतेली माँ के मुंह से खुद के लिए बेटा सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। उसे फौरन अपनी मॉम की याद आ गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। लेकिन कुछ ही पल में उसने अपने आप को संयत कर लिया। जी जी कहिए, कैसी हो बेटा? इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर श्रद्धा सोचती ही रह गई, कहीं इनके दिमाग पर तो असर नहीं हो गया, या फिर कहीं दूसरी जगह कॉल लगाना था और गलती से मुझे कॉल लग गया। नहीं, नाम तो मेरा ही लिया था। लेकिन ये दुनिया का 8वां आश्चर्य हो कैसे गया? करेले के मुंह से गुलाब जामुन टपक रहे हैं। जी मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी बच्चा? अच्छी है। मुझे पता है बेटा, तुम सोच रही होगी कि आज मैंने कैसे फ़ोन किया, लेकिन क्या करूं बेटा, माँ हूँ तुम्हारी। चाहे सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हूँ। और हर माँ की तरह मुझे भी अपने बच्चे की चिंता रहती है। जी, श्रद्धा संक्षिप्त जवाब दे रही थी। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये चमत्कार, ये सपना है या हकीकत है। बेटा, तुम बराबर टाइम से खाना खाती हो ना? मैं आई थी उस वक्त तुम मुझे बहुत दुबली लग रही थी। खाना तो सही से खाती हो ना? जी खाती हूँ। अपनी तबीयत का ध्यान रखना बेटा। अच्छा फिर फ़ोन करूँगी। जी ठीक है। और श्रद्धा ने फ़ोन काट दिया। उसने एक लंबी सांस ली और तारों में अपनी माँ को ढूंढते हुए खुद से ही बातें करने लगी। ये अभी क्या था? वो कोयल की बोली कैसे बोल रहा था? ये तो करेला है और वो भी नीम चढ़ा। आज कड़वे नीम से चाशनी कैसे टपक रही थी? खैर, समय आने पर यह राज भी खुल जाएगा। वो फिर सोने चली गई। आज सुबह से बारिश हो रही थी, इसीलिए श्रद्धा और युवराज छत पर अपनी एक्सरसाइज और योगा करने नहीं गए। उन दोनों ने अपने अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर ली। श्रद्धा फिर से कॉफी लेकर युवराज के पोर्शन में पहुंच गई। युवराज अभी भी एक्सरसाइज ही कर रहे थे
उन्होंने श्रद्धा को देखा। श्रद्धा, तुम्हारा अपने कमरे में गुजारा नहीं होता क्या? सुबह हो या शाम मेरे पोर्शन में ही हाजिर होती हो। न गुड मॉर्निंग, न सुप्रभात और न ही वेलकम। देखते ही ताने मारना शुरू। कॉफ़ी लाई हूँ तुम्हारे लिए। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। खैर, तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई हो तो आ जाओ, कॉफ़ी पी लो। उसने अपना मग उठाया और चेयर पर बैठ गई। श्रद्धा भी एक नंबर की ढीठ है, कहाँ मानने वालों में से है। युवराज ने भी अपना मग उठा लिया। युवी, कल रात तो चमत्कार हो गया। कल उस फैशनेबल माँ का फ़ोन आया था मेरे पास और बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। हो सकता है उनका मन चेंज हो गया हो। तुम उनसे दूर यहाँ आ गई इसीलिए उनके दिल में ममता जाग गई हो। इंसान के मन में कभी भी भावनाएं पनप सकती हैं। युवराज ने इस बात को नॉर्मल ही समझा। नहीं युवी, ये उस टाइप के इंसान नहीं है जिसके मन में भावनाएं जागे। मैं जब छोटी थी और बुखार से तप रही होती थी तो भी मुझे ये नैनी अम्मा के पास छोड़कर अपनी पार्टियों में चली जाती थी। मैं चाहे कितनी भी बीमार रही, ये कभी 2 मिनट मेरे पास तक नहीं बैठी। मॉम के जाने के बाद में रातों में डरकर उठ जाती और रोने लगती। तब मेरी बड़ी इच्छा होती है कि कोई मुझे अपनी ममता भरी गोद में सुला ले। ये बोलते हुए श्रद्धा के चेहरे पर दुख पसर गया और आंखें गीली हो गई। उसने ठंडी सांस भरकर आगे कहा, फिर भी मेरी सौतेली माँ ने कभी भी मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, कभी मुझसे प्यार से नहीं बोली। मैंने जब भी उनके पास जाने की कोशिश की उन्होंने हमेशा मुझे झिड़कियाँ ही दी हैं। मेरी मॉम की कमी बेचारी नैनी अम्मा ने पूरी करने की कोशिश की है। जिस औरत के दिल में एक बिन माँ के छोटे से बच्चे के लिए ममता, करुणा, दया नहीं जागी, अब उसके दिल में ये भावनाएं नहीं पनप सकती। इनका दिल बंजर जमीन है जहाँ प्यार की कोई भावना नहीं उग सकती। उनके बंजर दिल में सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष और लालच के बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं। नहीं यूवी नहीं, इस औरत के दिमाग में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। बोलते हुए उसकी आंखें कुछ सोचते हुए सिकुड़ गई। ठीक है ना, जब तक उनकी खिचड़ी पककर तैयार होती है तब तक तुम उनके प्यार के मजे लो, लेकिन सावधानी के साथ। जस्ट वेट एंड वॉच। वो क्या करती है उस पर अपनी निगाहें जमाए रखना। युवराज ने उसे सावधान किया और उनकी बात पर श्रद्धा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा श्रद्धा, आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरे पोर्शन में हाजिरी देने के लिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना। युवराज ने अपने मजाक से श्रद्धा का मूड ठीक करने और माहौल को हल्का करने की कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब हुई। श्रद्धा मुस्कुरा दी और उसने युवराज से पूछा, क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो शाम को? कहीं नहीं, मुझे अपने साइट पर देर हो जाएगी, वहाँ काम थोड़ा ज़्यादा है। जबकि युवराज अपनी फैन से डोरोथी सीट पर मिलने की मंसूबे बना रहे थे। इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे देर हो जाएगी शाम को और तुम यहाँ अपनी हाजिरी लगाने आई तो ताला मिलेगा। ठीक है ठीक है, इतने सी बात के लिए तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? श्रद्धा ने युवराज को गौर से देखते हुए कहा, क्योंकि युवराज को झूठ बोलना नहीं आता और अभी झूठ बोलते हुए उनके माथे पर पसीना छलछला गया। वो वो अभी अभी एक्सरसाइज की है ना, और तुरंत ही गर्म गर्म कॉफ़ी पी ली, इसीलिए पसीना हो रहा है। युवराज ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा तो श्रद्धा है। युवराज की बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं आया उसे। वो गौर से युवराज को देखते हुए उनकी बातों पर विचार करके बोली, सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अभी तुम्हारे सामने ही तो एक्सरसाइज खत्म की और तुम्हारी लाई हुई कॉफ़ी पी, और अब तुमको कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है क्या? मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर तुम यहाँ से अपनी तशरीफ़ ले जाओ तो मैं नहाकर तैयार हो जाऊँ। युवराज ने श्रद्धा को वहाँ से भगाने की कोशिश की, क्योंकि वो लगातार उनसे बातें निकलवा रही थी। ओके, कैरी ऑन, बाय, हैव अ नाइस डे, बोलकर वो अपने पोर्शन में चली गई। युवराज ने उसके जाने के बाद गहरी सांस ली। वो सोफे पर गिरते हुए बैठ गए और अपना सर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। गई, कितनी पंचायत कर रही थी श्रद्धा भी। एक पल को तो लगा कि गले में हाथ डालकर बात उगलवा लेगी ये लड़की। चल युवराज, अब फटाफट तैयार हो जा। युवराज ने तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने से पहले अपने बैग में ग्रे शर्ट रख ली, क्योंकि उन्हें अपनी गुमनाम फैन से खुद को ग्रे शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनकर आने को कहा था। इसीलिए जीन्स तो उन्होंने पहन ली और शर्ट ऑफिस में चेंज करने का सोचकर बैग में रख ली और ऑफिस के लिए निकल गए। वो भी कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में रैगिंग वाली घटना के बाद श्रद्धा के अब काफ़ी फ्रेंड्स बन गए थे। उनमें से भी ऋत्विक तो उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था।
श्रद्धा भी अब उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। अभी भी श्रद्धा और उसकी गैंग कैंटीन में धमाल मस्ती कर रही थी। तभी वो दादा टाइप लड़का अपनी गैंग के साथ वहां आया और श्रद्धा को उसने तिरछी घूरती हुई नजरों से देखा। श्रद्धा ने भी टेढ़ी निगाहों से उसे देखा। इससे तो मेरा हिसाब बराबर करना बाकी है, बस सही मौके की तलाश है। फिर इसकी ताल से ताल ना मिला दी तो मेरा नाम भी किशोर नहीं। वो दादा टाइप लड़का जिसका नाम किशोर था अपने दोस्तों से श्रद्धा को देखते हुए तेरे से फुसफुसा कर बोला और वहां से निकल गया। श्रद्धा, ये किशोर तुझे जरूर परेशान करेगा। ये जिस तरह से तुझे घूर रहा था उससे तो यही लगता है कि ये तुझसे बदला लेने के लिए बस मौके की तलाश में है। और सीनियर से भी सुना है कि ये बड़ा खतरनाक गुंडा टाइप का है। तू सावधान रहना श्रद्धा। श्रद्धा की एक फ्रेंड ने कहा। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, श्रद्धा ऐसे गुंडों से निपटना अच्छे से जानती है। चलो अच्छे मूड से ये समोसे और चाय का मजा लो। श्रद्धा ने भी सबको तसल्ली दी और एक समोसा उठा लिया। उसके साथ उसके सभी दोस्तों ने समोसे उठा लिए और उनकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। शाम को डोरोथी सीट नैनीताल का एक टूरिस्ट प्लेस जहाँ युवराज आज अपने फ्रेंड से मिलने वाले हैं। वो शाम को डोरोथी सीट पर 5 बजे ही आ गए और वहाँ बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। युवराज को इंतज़ार करते हुए 5:45 हो गए। उन्हें तो 5:30 का टाइम दिया था और अब तो 5:45 हो गए हैं। आज भी पता नहीं आएगी या कल की तरह देखकर चुपचाप चली जाएगी। 15 मिनट और इंतज़ार करता हूँ, फिर उसे मैसेज करता हूँ। युवराज मोबाइल में टाइम देखते हुए खुद से ही बातें करने लगे। तभी वहाँ एक लड़की आई और युवराज को वहाँ देखकर जोर से चिल्लाती हुई दौड़कर उनके नज़दीक आ गई। उसे देखकर एकदम खड़े हो गए, उनकी आंखें फटी रह गई। हाय युवी, तुम यहाँ कैसे? तुमको तो साइट पर होना चाहिए। आज तो तुमको साइट पर देर होने वाली थी ना, क्योंकि काम ज़्यादा था साइट पर। तो तुम्हारी साइट ये है क्या? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे, पहले ये बताओ। युवराज ने खुद को नॉर्मल करते हुए फिर से सीढ़ियों पर बैठते हुए उससे पूछा। मैं तो यहाँ घूमने आई हूँ। मैं नैनीताल में कहीं घूमी ही नहीं हूँ। इस जगह का बहुत सुना है और आज कॉलेज से जल्दी फ्री हो गई तो यहाँ घूमने आ गई। उसने युवराज के बगल में बैठते हुए जवाब दिया। अब तुम बताओ मुझे कि क्या ये तुम्हारी साइट है? तुम यहाँ कैसे? हाँ हाँ, आज साइट का काम तो ज़्यादा था लेकिन मैं जल्दी फ्री हो गया तो यहाँ चला आया। ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ बहुत शांति होती है, इसीलिए कुछ पल सुकून के गुजारने के लिए यहाँ आ गया। युवराज ने भी बात बनाई। श्रद्धा भी उनकी बात से सहमत नजर आई। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इस जगह में बहुत शांति है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। पूरा नैनीताल ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस जगह में कुछ खास ही है। प्रकृति से भरपूर बहुत शांत जगह है। अभी शांत है क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन नहीं है, अदरवाइज सीजन में तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, तब यहाँ ज़रा भी शांति नहीं होती है। फिर युवराज ने मोबाइल में टाइम देखा तो मोबाइल 6 बजे का टाइम दिखा रहा था। अच्छा श्रद्धा, 1 मिनट, एक इम्पोर्टेंट मैसेज करना है, बोलकर युवराज ने अपने फ़ैन को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। हाय, कहाँ रह गई आप? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं यहीं हूँ, तुरंत रिप्लाई आया। यहाँ कहाँ हैं आप? युवराज ने चौंकते हुए इधर उधर देखते हुए मैसेज किया। आपके नज़दीक ही बगल में, फिर से रिप्लाई आया। मैं यहीं हूँ। ये रिप्लाई पढ़ते ही युवराज ने अपने नज़दीक बगल की ओर निगाहें उठाई तो श्रद्धा उन्हें ही देखती हुई नजर आई। युवराज ने गौर से उसको देखा तो उसका ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और उसके होंठों पर रहस्य में मुस्कान थी। युवराज हैरान होते हुए एकदम से खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई। तो तुम मेरी फ़ैन हो जिसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है? युवराज घोर आश्चर्य में डूबे हुए थे और उनकी आवाज़ भी थरथराने लगी। श्रद्धा मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाकर बोली, 100% मैं ही वो इंसान हूँ जिससे तुम मिलने आए हो, डियर अनजान राही। लेकिन तुम कैसे? युवराज बोलते हुए हकलाने लगे। अभी तक उनको श्रद्धा को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके खत वो बरसों से पढ़ रहे हैं वो श्रद्धा है। मैं कैसे और क्यों नहीं? उसने भी मुस्कुराते हुए उनके ही अंदाज में जवाब दिया। लेकिन क्या तुम ही हो जो पिछले 4 वर्षों से मुझे खत लिख रही हो और जो मेरी सबसे दीवानी फ़ैन होने का दावा करती है? जी जनाब, मैं ही हूँ वो तुम्हारी पागल दीवानी फ़ैन जो 4 साल से तुमको खत लिख रही हूँ, लेकिन तुमने मेरे आज तक किसी खत का जवाब नहीं दिया।
ओह माय गॉड! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी इतनी दीवानी फैन, इतने प्यार भरे खत लिखने वाली तुम हो। मैं किसी बुजुर्ग औरत जिसे साहित्य में बहुत रुचि होगी, उस टाइप की फैन की कल्पना कर रहा था। लेकिन तुम इतनी छोटी सी और मेरी इतनी बड़ी फैन। युवराज पर आश्चर्य का पहाड़ टूटा हुआ था। उन्हें अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मैं ही हूँ, तुम्हारी पागल दीवानी फैन, अनजान राही। अब तो यकीन कीजिए सर। उसने अनजान राही शब्द पर जोर देकर कहा और सामने की ओर नजरें घुमाकर बेख्याली में बोली, मैंने 4 साल पहले आपकी नॉवेल पढ़ी और मैं उसमें इतना खो गई कि मुझे पढ़ते वक्त दुनिया जहाँ का होश नहीं रहा। मैं उसी समय आपके नॉवल की दीवानी हो गई और एक के बाद एक करके तुम्हारी सारी नॉवल पढ़ डाली। तुम्हारी नॉवल को पढ़ते समय मैं कुछ पलों के लिए उस फैशनेबल के टॉर्चर भी भूल जाती थी। इसलिए मैंने तुम्हारी सारी नॉवल पढ़ी और तुम्हारी हर नई नॉवल का मैं शिद्दत से इंतज़ार करती थी और पब्लिश होते ही सबसे पहले मैं खरीद लेती थी। मेरी कल्पनाओं में तुमको देखना शुरू कर दिया। तुमसे मिलने को मेरा बहुत मन करता था, इसीलिए मैंने तुमको लेटर लिखना शुरू किया। लेकिन तुमने कभी मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया और अब मैं नैनीताल आ गई, इसीलिए मैंने तुमको मिलने बुलाया। मुझे डर था कि हमेशा की तरह तुम मेरे लेटर का जवाब नहीं दोगे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि तुमने मुझे जवाब भी दिया और मुझसे मिलने को भी तैयार हो गई। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं ही अनजान रही हूँ? तुमने कैसे पहचाना मुझे? युवराज ने अचरज में डूबी आवाज में प्रश्न किया। तुमको याद है जब पहली बार मैं तुम्हारे पोर्शन में आई थी और तुम बाथरूम में नहा रहे थे? हाँ, तो क्या हुआ? तब तुम्हारे स्टडी टेबल पर तुम्हारी अधूरी लिखी हुई नॉवल पड़ी थी, जिसे तुम लिखते हुए टेबल पर ही छोड़ गए थे। उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, अनजान राही। और मुझे मालूम है कि तुम नई नॉवल तलाश मोहब्बत की लिख रहे हो और वही टेबल पर आधी लिखी हुई पड़ी थी। उसी के साबित हो गया कि तुम ही अनजान राही हो। लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए अपना जासूसी दिमाग लगाकर तुम्हारी टेबल ड्रॉर खोली और उसमें मेरे लिखे हुए सारे गुलाबी खत पड़े हुए मिले। मेरे हर खत को तुमने संभाल कर रखा है। ये मैं देखकर मेरा दिल बिल्ली उछलने लगा। तब खुशी के मारे मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को संभाला और तुमसे नॉर्मल व्यवहार किया, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। बस मुझे तब कन्फर्म हो गया कि मेरे फेवरेट राइटर, जिसकी मैं बहुत बहुत दीवानी हूँ, जिसके नावल को मैं पागलपन की हद तक पसंद करती हूँ, वो अनजान राही तुम ही हो। और कुछ ही दिनों में तुमने व्हाट्सएप पर मुझसे मिलने के लिए मानने का रिप्लाई दिया। मेरा दिल खुशी के मारे इतने ज़ोर से धड़का कि मुझे लगा कि मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। मॉम के जाने के बाद ज़िंदगी में वही पल पहली बार खुशी का आया था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मॉम के जाने के बाद तो खुशी क्या होती है वो भूल ही गई थी मैं। लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौटा दी हैं। मैं जितना थैंक्स करूँ तुमको उतना कम है। श्रद्धा की आंखों में खुशी के मोती झिलमिला गए और होठों पर भीनी भीनी मुस्कुराहट सजी हुई थी। युवराज उसके करीब आए और उसके थरथराते हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी पलकें झपकाकर अपनी खुशी व्यक्त की। श्रद्धा, लेकिन कल जब तुम मुझे कैफे में मिलने आई तो मिलने से इनकार का मैसेज व्हाट्सएप पर क्यों किया? कल ही तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरी सबसे फेवरेट फैन हो? तुमने मुझसे इतने सालों तक सताया है तो बस उसका ही छोटा सा हिसाब चुकता किया था मैंने कल। श्रद्धा की आंखों में अब शरारत नाच रही थी। युवराज ने उसे आंखें छोटी करके देखा। अरे, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। इतने साल तुमने मुझे इंतजार कराया तो मैं एक दिन मैंने करा लिया बस। वैसे भी इंतजार का फल मीठा होता है। और बोलते हुए वो युवराज के सीने से लिपट गई। युवराज उसकी इस हरकत पर भौचक्के रह गए और लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत कर उसे मजबूती से थामे रखा, क्योंकि अपनी इस प्यारी सी फैन को देखकर खुश तो वो भी बहुत थी। इसीलिए उन्होंने भी उसको खुद से चिपका लिया। लेकिन इस मिलन में दोनों के एहसास अलग अलग थे। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, फिर युवराज ने धीरे से उसको खुद से अलग किया। युवी, आज तो पार्टी बनती है, हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। श्रद्धा ने उत्साहित होकर युवराज से कहा। तुम ठीक कहती हो, आज तो पार्टी होकर रहेगी। इतने सालों बाद मेरी प्यारी सी फैन जो मिली है। युवराज ने प्यार से उसके गाल पर हाथ घुमाकर कहा। फिर श्रद्धा और युवराज दोनों उसके बाइक पर एक रेस्टोरेंट में गए। श्रद्धा डोरोथी सीट पर टैक्सी से आई थी, इसीलिए युवराज की बाइक पर सवार हो गई। दोनों ने रेस्टोरेंट में अपना मनपसंद खाना छक कर खाया।
मॉकटेल पिया, आइसक्रीम खाई। अब मुझे कभी गुलाबी खत नहीं मिलेगा ना श्रद्धा। मैं अब किसके खत का इंतजार करूंगा? युवराज ने दुखी लहजे में कहा। अरे अब साक्षात खत वाली तुम्हारे साथ है तो खत की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि तुम खत बहुत प्यारा लिखती हो, इसीलिए तो मुझे गुलाबी खत का इंतजार रहता था। ठीक है, खत की बातों में मैं तुम्हारे पास बैठकर बोल लिया करूंगी, या फिर कहो तो मैं तुमको हर हफ्ते खत लिख दिया करूंगी। श्रद्धा की बात पर दोनों हंस दिए। यूवी, मैंने नैनीताल और उसके आसपास की जगहों को देखा ही नहीं है, क्या तुम मुझे घुमाने ले जाओगे? खाना खाते हुए श्रद्धा ने मासूम सा फेस बनाकर युवराज से पूछा। ठीक है, इस संडे को मैं तुम्हें पूरा नैनीताल घुमाऊंगा और उसके अगले संडे उसके आसपास जगहों पर ले जाऊंगा। संडे को सुबह 9 बजे तैयार रहना। वो खुश हो उठी और दोनों खाना खाकर घर की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह श्रद्धा ने बाइक रुकवाई। रुको रुको, 1 मिनट रुको। युवराज ने तुरंत बाइक रोक दी। बाइक के रुकते ही वो बाइक से उतरकर सामने की दुकान पर चली गई। युवराज ने देखा वो पेड़ पौधों के खाद सामग्री की दुकान है। अब इसको पेड़ पौधों के खाद का क्या काम पड़ गया? युवराज बड़बड़ाने लगे। वो जब वापस आई तो युवराज ने पूछा, पेड़ पौधों की खाद का तुम क्या करोगी? अभी तो पेट भर कर खाना खाया है, फिर भी खाद खाने की भूख रह गई क्या? युवराज ने उसको चिढ़ाया। उसने उनकी पीठ पर एक मुक्का मारा। घटिया जोक है। मुझे कुछ काम है खाद से, घर जाकर तुमको पता चल जाएगा। घर पहुंचने पर दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। वहां युवराज के पोर्शन के दरवाजे के बाहर एक गमला रखा था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, लेकिन वो रखरखाव के अभाव में मुरझाने लगी थी। वो उसके पास बैठ गई और उस गमले में खाद डालकर मिट्टी को मिला दिया और अंदर से पानी लाकर उसमें डाल दिया। अब ये वापस उगने लगेगी, इसमें नए पत्ते आने लगेंगे। पौधे भी छोटे बच्चे की तरह होते हैं, उनकी देखभाल भी बच्चों की तरह प्यार से करनी होती है। उनको भी समय समय पर खाद पानी देना पड़ता है तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। समझे मिस्टर राइटर? उसने अपने मिट्टी से सने हाथों से अपने चेहरे पर आए बालों की लट को हटाते हुए युवराज से कहा। युवराज उसे आपलक देखते रह गए। उसकी खूबियां धीरे धीरे उसके सामने आ रही थी। वो अपनी खूबियों से भरी इस मैन को देखते रह गए। उसे जमीन पर बैठकर गमले में मिट्टी में काम करते हुए देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये बजाज एंड बजाज ग्रुप्स के मालिक की बेटी है। युवराज भी नीचे बैठकर और प्यार से धीरे से उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे किया। उसके मिट्टी लगे हुए हाथों से उसके चेहरे पर जो मिट्टी लग गई थी, जिसमें वो बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी, उसे भी बड़े प्यार से उन्होंने अपनी उंगलियों से हटाया। युवराज जैसे अपने होश खोकर बेख्याली में ये सब कर रहे थे। वो अपने विचारों में ही गुम थे। श्रद्धा ने उन्हें देखा तो वो भी देखती रह गई। फिर एक पल बाद उसने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला। तब युवराज की तंद्रा टूटी और एकदम से उससे नजरें चुराते हुए उठ खड़े हुए। ये मैं क्या कर रहा था? मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह बहकना नहीं चाहिए। इस तरह की हरकतें गलत हैं। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? सोचते हुए चुपचाप बिना कुछ बोले ताला खोलकर अपने कमरे में चले गए। वो उन्हें जाते देखती रही। युवी को क्या हो गया? एकदम खामोशी से चले गए, ना बाइक या अजीब सन की राइडर है। वो कंधे उचकाते हुए बड़बड़ाई और अपने कमरे में चली गई और अपने हाथ धोकर इतनी देर से अपने अंदर दबा रखी खुशी को बाहर निकाला। उसने युवराज के नॉवल बुक शेल्फ से बाहर निकाले और अपने सीने से चिपकाकर नाचने लगी। मेरे महबूब, मेरे महबूब, एट लास्ट में तुमसे मिल ही ली। दैट्स कॉल्ड ट्रू लव। यू आर माई लव। मेरे महबूब, शिद्दत से ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है, तो फिर तुम तो मेरे महबूब हो। तुम कैसे मुझसे नहीं मिलती? तुम नहीं जानती मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैंने तुमको देखा नहीं था, फिर भी तुम्हारी नॉवल के ज़रिए मुझे तुमसे इश्क हो गया था। मुझे पता है अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार की भावनाएं नहीं हैं। अभी इंदु ही शान से तुम्हारे दिल के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन तुम्हारे दिल पर एक दिन मेरा ही राज होगा। मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत ज़रूर जागेगी और मैं तुम्हारे ही सामने हक से कह सकूंगी, युवराज मेरे महबूब। वो खुशी से नाचते हुए अपने आप में बोलती जा रही थी। उसके गाल ब्लश कर रहे थे। आज खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। आज बस में नहीं है मेरे
मेरा ये मन, आज इतनी खुशी मिली है। उसने गाते हुए अपनी अलमीरा से गोल्डन बॉर्डर लगा खूबसूरत सा एक रेड दुपट्टा निकाला, जिसे उसने अपने मन में प्रण देकर खरीदा हुआ था कि जिस दिन मैं मेरे महबूब से मिलूंगी इसे ओढ़ूंगी। और आईने के सामने आकर सलीके से उसको अपने सर पर ओढ़ा और गाने लगी। हया की शोखियाँ लिपटी है मेरे आंचल से, हया की शोखियाँ लिपटी है मेरे आंचल से, ऐसा लगता है मैं दुल्हन हूँ बनी, आज इतनी खुशी मिली है। झूमते नाचते गाते जब वो थक गई तो बेड पर लेट गई और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद में भी वो मुस्कुरा रही थी। सुबह फ़ोन के रिंग से उसकी नींद खुली। ओहो, ये फैशनेबल सुबह सुबह में फ़ोन करके मेरा पूरा दिन क्यों बिगाड़ रही है। रात की खुशी अभी उतरी भी नहीं है और ये है कि मूड बिगाड़ने पर तुली है। आज तो कितने सालों बाद एक खुशनुमा नई सुबह आई है मेरी ज़िंदगी में और उसमें भी वार करने ये आ गई। आजकल इनको मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। इतने सालों से तुम नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं और अब रोज़ फ़ोन कर रहे हैं। श्रद्धा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने बड़बड़ाकर फ़ोन को बजने दिया। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्से के मिले जुले भाव आ गए। उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो अपनी सौतेली माँ से बात करके अपना अच्छा खासा मूड बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वो तैयार हो रही थी तो फिर से फ़ोन बजा। उसने देखा और मुस्कुराकर फ़ोन उठा लिया। कैसा है मेरा बच्चा? फ़ोन पर उसके डैड थे। मैं अच्छी हूँ डैड, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और कुछ देर उसके डैड उससे बात करते रहे। हाय श्रद्धा, कैसी हो बेटा? इस बार फ़ोन पर उसकी सौतेली माँ थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे कुरहन की गोली मुंह में घुल गई हो। मैं अच्छी हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले भी तुमको फ़ोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं, इसीलिए तुम्हारे डैड से कहकर फ़ोन लगवाया। श्रद्धा ने सिर्फ हुकार भरी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है बेटा। तुम वहाँ अकेली हो, कौन तुम्हारा ध्यान रखता होगा? तुम समय पर खाना खा लिया करो और अपने सेहत का ध्यान रखना। उसकी सौतेली माँ मुंह में मिश्री जैसे शब्दों से बोली। जी ज़रूर, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वे जब वहाँ अहमदाबाद थी तो कौन सा वो मेरा ध्यान रखती थी कभी। अब बड़ी चिंता हो रही है नौटंकी को। वो बड़बड़ाते हुए गेट पर ताला लगाने लगी। तभी युवराज भी बाहर आ गए और अपने दरवाजे पर ताला लगाने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आज दोनों की ही मुस्कुराहट अलग किस्म की थी। उसमें रोज़ के जैसा अजनबीपन नहीं था। एक अपनायत थी दोनों की मुस्कुराहट में, एक खुशी थी। और वो युवराज साथ साथ ही अपने अपने घर से निकले। एक दूसरे को बाय बोलकर युवराज अपनी साइट पर चले गए और श्रद्धा कॉलेज चली गई। श्रद्धा, तुमको प्रोफेसर वत्स पुरानी लाइब्रेरी में बुला रहे हैं अभी, एक लड़के मनीष ने श्रद्धा को आकर बताया। मुझे मुझे प्रोफेसर वत्स मुझे क्यों बुला रहे हैं? श्रद्धा, जो अभी अपने ग्रुप के साथ खाली पीरियड में कॉलेज के गार्डन में बैठी ग्रुप स्टडी कर रही थी, उसने हैरानी से कहा। वो नए असाइनमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स की टीम बनाई है, उस टीम के वो प्रोफेसर मेंटोर हैं और उनकी टीम में तुम भी हो। इसीलिए कुछ डिस्कस करने के लिए टीम के सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया है। ओके, तुम चलो, मैं आती हूँ, श्रद्धा ने जवाब दिया। जल्दी आना, सर इंतज़ार कर रहे हैं, मनीष ने कहा। हाँ, अभी आ रही हूँ। गाइस, मैं जा रही हूँ प्रोफेसर वत्स की मीटिंग में, तुम सब क्लास में चली जाना। अगर लेट हुआ तो फिर मैं सीधा घर के लिए निकल जाऊँगी। कल मिलती हूँ तुम सबसे, उसने अपने दोस्तों से कहा और चली गई। पीछे से ऋत्विक कुछ सोच भरी निगाहों से श्रद्धा को जाते देखता रहा। आज अभी तक श्रद्धा नहीं आई। रोज़ तो 5-6 बजे के आसपास आ जाती है और आज तो 8 बजने वाले हैं। कभी इतना लेट नहीं होती। रोज़ मुझसे पहले या मेरे साथ टाइम पर ही आ जाती है। जब 8 बजे तक भी श्रद्धा नहीं आई तो युवराज को चिंता होने लगी। वो कई बार सीढ़ियों के पास चक्कर लगाए और कई बार नीचे सोसाइटी में भी देख आए कि वो कहीं माली अंकल के बच्चों को तो नहीं पढ़ा रही। धीरे धीरे घड़ी का कांटा 15 मिनट और आगे बढ़ गया और इसी के साथ युवराज की परेशानी का आलम भी और ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास तो उसके किसी दोस्त का नंबर भी नहीं है कि मैं किसी से उसके बारे में पूछताछ कर सकूं। क्या करूं, किससे पूछूं? वो परेशान होकर कभी बालकनी के नीचे से सोसाइटी में देखते तो कभी सीढ़ियों पर जाकर देखते। उसके पोर्शन के भी उन्होंने कितने ही चक्कर लगा लिए।
एक काम करता हूँ, उसके कॉलेज जाता हूँ, लेकिन कॉलेज तो बंद हो गया होगा, शायद गार्ड भी ना हो वहाँ। क्या करूँ? फिर उन्होंने कुछ सोचा और अपनी बाइक उठाकर कहीं निकल गए। एक पुलिस जीप यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुकी और उसके पीछे एक बाइक आकर खड़ी हो गई। जीप में से एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार उतरे और बाइक से युवराज उतरे। यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पर कैबिन में गार्ड कुर्सी पर बैठा था। पुलिस जीप को देखकर गार्ड तुरंत कैबिन से बाहर आया और इंस्पेक्टर को देखकर थोड़े डर से पूछा, क्या हुआ साहब, आप इतनी रात में यूनिवर्सिटी में? इंस्पेक्टर ने पहले तो गार्ड को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जवाब दिया, हाँ, एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन आई है, उसी को ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन साहब, सारे बच्चे तो शाम को ही चले गए, यहाँ कोई नाइट क्लासेस नहीं चलती हैं। तब इंस्पेक्टर ने अपनी रोबदार आवाज़ में गार्ड से कहा, तुम हमें ज्ञान देना बंद करो, बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। चलो अब जल्दी से अंदर चलो, यूनिवर्सिटी के एक एक कमरे की तलाशी लेने दो। चलो तुरंत। इंस्पेक्टर और युवराज यूनिवर्सिटी का गेट खुलवाकर अंदर चले गए। उनके साथ दोनों हवलदार और गार्ड भी अंदर आए। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी की तलाशी ले ली। एक एक क्लासरूम, कॉमन रूम, ऑफिस, टॉयलेट, लाइब्रेरी, पुरानी लाइब्रेरी आदि सभी जगह चेक किया। युवराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। युवराज के साथ दोनों हवलदार, इंस्पेक्टर और गार्ड, पांचों लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। दोनों हवलदार इंस्पेक्टर और युवराज से बोले, सर, हमने सभी जगह चेक किया लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला, अब क्या करें? इंस्पेक्टर और युवराज दोनों को सोचने के अंदाज में चारों ओर देखने लगे, लेकिन सभी जगह अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। युवराज अभी भी चारों ओर अपनी नजरें घुमा ही रहे थे। तभी एक जगह जाकर उनकी नजरें रुक गई। उन्होंने ध्यान से देखा उस तरफ और गार्ड से पूछा, वो उस जगह टूटी फूटी इमारत कैसी है? तब गार्ड ने उस ओर देखा और जवाब दिया, उधर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नए कमरे बन रहे हैं। तब युवराज ने गार्ड को गुस्से भरी गहरी नजरों से घूरा, जिससे गार्ड सकपका गया। इंस्पेक्टर ने आगे आकर गार्ड से कड़कदार आवाज में पूछा, तुम हमें उधर क्यों नहीं लेकर गए? क्या वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है? जब तुमको कहा था कि पूरी यूनिवर्सिटी की तलाशी लेनी है, तो तुमने वो क्यों छोड़ा? इंस्पेक्टर के चिल्लाने से गार्ड के चेहरे पर भय छा गया और उसने दबी आवाज में जवाब दिया, साहब, वो अधूरा कंस्ट्रक्शन है, लड़की उधर क्यों जाएगी, इसीलिए मैं आपको उधर नहीं ले गया। इंस्पेक्टर ने गार्ड को फटकार लगाते हुए जवाब दिया, लड़की वहाँ क्यों जाएगी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये सोचने के लिए हम बैठे हैं। अब चलो उधर चलो। और वो सभी लोग उधर नए कंस्ट्रक्शन की तरफ गए। युवराज सबसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वहां सारे आधे अधूरे कमरे बने हुए थे। सभी के सभी कमरों को तलाशा। उन सभी कमरों के बीच एक कमरे में दरवाज़ा लगा हुआ था और उस कमरे से किसी के धीमे धीमे स्वर में बोलने की आवाज़ आई, जैसे कोई फुसफुसा कर बात कर रहा हो। तभी सभी के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने सभी को बिना आवाज़ के धीरे धीरे चलने का इशारा किया और खुद भी पैर दबाकर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के बाहर आ गए। इंस्पेक्टर लात मारता उससे पहले ही युवराज ने जोर से दरवाजे को एक लात मारी, जिससे दरवाज़ा टूट गया और अंदर दाखिल हुए सभी उनके पीछे अंदर आ गए और अंदर का हौलनाक नज़ारा देखकर उन सबके होश उड़ गए। युवराज तो डर से थरथरा कर रह गए। उनके चेहरे पर पसीना आ गया, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा अंदर ज़मीन पर श्रद्धा पड़ी हुई है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और पास में ही एक कुर्सी पर ऋत्विक को बांधा हुआ है और उसके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई है। उधर भी एक टेबल पर शराब की बोतलें पड़ी हैं और 4 लड़के वहां रखे कुर्सियों पर बैठे हैं। सबने अपने हाथों में ग्लास थामे रखे हैं जिसमें शराब भरी हुई है। एक लड़का नीचे ज़मीन पर पड़ी श्रद्धा के ऊपर झुका हुआ है। उसने अपना शर्ट खोला हुआ था। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ से सभी लड़के चौकन्ने हो गए। श्रद्धा पर झुका हुआ लड़का एकदम से खड़ा हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए लड़के भी अपनी बोतलें पकड़कर ही खड़े हो गए। उन सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े हुए हवलदारों ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन उसमें से एक लड़का हवलदारों को धक्का देकर भाग गया। इंस्पेक्टर भी उस लड़के के पीछे लपका। युवराज ने दौड़कर अपनी शर्ट उतारकर श्रद्धा के ऊपर ढकी, हाथ पैरों पर बंधी रस्सी खोली, उसके मुंह पर बंधी पट्टी हटाई। उसका हाल देखकर युवराज का दिल तड़प उठा। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, कई जगह से खून भी रिस रहा था और उसकी आंखें अधखुली थी। उसकी यह हालत देखकर युवराज ने नम आंखों से उसे गले से लगा लिया।
सही समय पर आ गए। अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो सब बर्बाद हो जाता। ये सोचकर युवराज ने श्रद्धा को और जोर से कस लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। ऋत्विक को गार्ड ने आजाद किया, उसके हाथों पैरों पर बंधी रस्सी खोली और मुंह पर लगी हुई पट्टी हटाई, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं था। उसके भी पूरे शरीर पर बुरी तरह से चोट के निशान थे। उधर वो लड़का अंधेरे का फायदा उठाकर तेजी से यूनिवर्सिटी के बाहर की तरफ भागा, लेकिन इंस्पेक्टर भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे भागा। लड़का भागते भागते यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया। वो गेट से बाहर की तरफ भागता उसके पहले ही इंस्पेक्टर ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वापस उस कमरे तक ले आया। उसे देखकर युवराज ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उन्होंने श्रद्धा को आराम से वहां लेटाया और उस लड़के के पास पहुंची और अंगार बरसाती आंखों से उसका गिरेबान पकड़कर कस के धड़ाधड़ थप्पड़ जड़ दिए और बहुत तेज लात मारी, जिससे वो दूर जाकर पड़ा। गार्ड ने जब उस लड़के को देखा तो उसके मुंह से निकला, अरे ये तो किशोर है, ये यहाँ कैसे? इसे तो मैंने शाम को कॉलेज बंद होने से पहले बाहर जाते देखा था, फिर ये यहाँ कैसे? युवराज उसके पास गए और उसका गला पकड़ लिया। उसके गले पर उनके हाथों की मजबूती बढ़ती जा रही थी। तब इंस्पेक्टर ने बड़ी जद्दोजहद के साथ उस लड़के पर युवराज की पकड़ छुड़वाई। फिर इंस्पेक्टर ने गार्ड से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? तो गार्ड ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये किशोर है, यहाँ के विधायक का बेटा। बहुत गुंडागर्दी करता है, लड़कियों को छेड़ना तो इसका सबसे प्रिय शगल है। ये सुन युवराज की नसें तन गई। वो उसे मारने फिर से आगे बढ़े, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, अब ये मेरे हाथ आया है तो लड़कियों को छेड़ना, गुंडागर्दी करना किसे कहते हैं मैं इसे बताऊंगा। बोलते हुए इंस्पेक्टर ने गुस्से से दांत खींच लिए और उससे कहा, अब इसे सजा कानून देगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे कड़ी सजा मिले। तब युवराज ने लांस और कांखों से उसको घूरते हुए इंस्पेक्टर से कहा, अगर हमें थोड़ी सी देर और हो जाती तो इससे तो श्रद्धा की जिंदगी बर्बाद कर दी होती। आप खुद श्रद्धा का हाल देखो, उसके शरीर पर कितनी चोटें लगी हैं। इस कुत्ते ने उसको कितनी बेरहमी से पीटा है। उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जहां से खून नहीं रिस रहा हो। देखिए, आप उस श्रद्धा को देखिए। गुस्से से बोलते हुए युवराज ने श्रद्धा को अपनी बाहों में उठा लिया। युवराज का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो किशोर का खून ही कर देते, लेकिन इंस्पेक्टर ने युवराज को समझाकर शांत किया। फिर इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। युवराज ने श्रद्धा को उसमें लेटाया और उसका हाथ कस के पकड़ लिया। ऋत्विक भी उसी में था। युवराज की आंखों के आगे बार बार उसका मासूम चेहरा, खून से भरा उसका शरीर आ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। श्रद्धा के लिए उनका दिल तड़प रहा था, लेकिन वो श्रद्धा से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, वे इस बात को मानना नहीं चाहते थे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर और दोनों हवलदार उन 5 लड़कों को जीप में बैठाकर थाने ले गए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर ऋत्विक और श्रद्धा को एडमिट किया गया और तुरंत ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। युवराज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेचैनी से इधर उधर घूमते रहे। बाद में जब उसको रूम में शिफ्ट किया तब युवराज पूरी रात उसके बेड के पास बैठे रहे और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाते, कभी उसके बालों में हाथ घुमाते। उन्हें अपने दिल की कैफियत समझ नहीं आ रही थी। बड़ी ही अजीब कश्मकश में थे। वो उसके चेहरे को गौर से देखते रहे। जारी है, क्या होगा आगे देखते रहिए मेरे महबूब।